बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। लीजिए अब हम नेक्स्ट वीडियो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि लास्ट हमने डिस्कस किया था कि अब सारी बुक्स को कंटिन्यूसली हमने देखना है, जिनमें केमिस्ट्री आएगी, कंप्यूटर आएगी, इस्लामिया, तर्जुमतुल कुरान वगैरह, और इसके बाद हम और भी सब्जेक्ट्स की तरफ जाएंगे। बट फिलहाल अब ये केमिस्ट्री की बुक फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 हम बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहले हमने इसमें देखना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम। एटम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बेसिकली क्या है? तो देखिए, स्टार्ट हम यहां से बात करेंगे। जब यूनानियों का दौर था, ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती थी, ग्रीक फिलोसफर्स मौजूद होते थे, उस टाइम एटम को किस तरह से डिस्कस किया गया। तो आपकी बुक में लिखता है, मैनी इयर्स अगो ग्रीक फिलोसफर्स थॉट दैट मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। अब एक हमारे पास कोई भी देखे, पहली बात तो इसमें जो है हमारे पास ये मैटर का लफ्ज क्या है? मैटर इज एनीथिंग इन द यूनिवर्स। इट डजंट मैटर वेदर इट इज लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसमें क्या चीज हमें चाहिए? मैटर आप किसको कहते हैं? कोई भी ऐसी चीज जिसमें ये दो खसूसियात हों। एक बात कि उसका कोई ना कोई मैस हो, और दूसरी बात कि वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई करती हो। उस चीज को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। यानी कि एनीथिंग इन द यूनिवर्स, वेदर इट इज लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, इफ इट हैज सम मैस एंड ऑक्युपाई सम स्पेस, भाई उसका कोई ना कोई वजन हो और वो कोई ना कोई जगह घेरती हो, उसको कहते हैं मैटर। अब यूनानी फलसफादान, ग्रीक फिलोसफर इसके बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप कोई भी मैटर लो, जैसे कि ये मार्कर है, इस मैटर को डिवाइड करना शुरू कर दो, काटो, तोड़ो। ये मार्कर है, अभी ये आधा होगा, फिर ये मजीद आधा होगा, फिर ये मजीद आधा होगा, इसी तरह इसका 100वां हिस्सा आ जाएगा, 1000वां हिस्सा आ जाएगा, लाखवां हिस्सा आ जाएगा। तो यूं ये डिवाइड होता रहेगा। वो कहते हैं कि मैटर को डिवाइड करना शुरू करो। आप डिवाइड करते 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 एक ऐसे यूनिट पे, एक ऐसे बेसिक यूनिट पे रीच कर जाओगे, पहुंच जाओगे कि जो मजीद डिवाइड ना हो सकता हो। यानी कि वो फिर इनडिविजिबल हो जाए या वो अनस्प्लिटेबल हो जाए, यानी कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाएगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। इसको आप क्या कहेंगे? इसको बेसिकली एटम का नाम दिया गया। अब जरा बुक की तरफ देखें तो कहते हैं, मेनी इयर्स अगो ग्रीक फिलोसफर थॉट दैट मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, देन टू रीच ए बेसिक यूनिट व्हिच कुडंट बी फर्दर डिवाइडेड। और जो चीज फर्दर डिवाइड ना होती हो, उसी को हम ये अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि इनडिविजिबल, अनस्प्लिटेबल या स्मॉलेस्ट यूनिट। और ऐसी चीज जो मजीद डिवाइड ना हो सकती हो, उसे यूनानी जबान में लफ्ज दिया जाता है एटमोस। एटमोस का वर्ड फिर उस टाइम इसके बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन अब देखा जाए एटमोस तो हो जाएगी एक कॉमन सी थिंग, और हम यहां पर स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली एटम की बात करने जा रहे हैं। हम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो फिर इसलिए उसी वक्त जो यूनानी फलसफादान सारे बैठे हुए थे, भाई उनमें एक इंसान ने मशहूर होना था, उसका नाम है डेमोक्रिटस। ये डेमोक्रिटस वो यूनानी फलसफादान था, डेमोक्रिटस वाज दैट ग्रीक फिलोसफर कि जिसने फिर डिसाइड किया कि एटमोस जो है ना, इसके अंदर पहले 4 लेटर अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स क्या बनता है? ये बनता है एटम। तो फिर इस तरह से ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस ने इस सारी वर्किंग के बाद एटमोस में से लफ्ज निकाला एटम, जिसको आज हम कहते हैं जी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो ये तो बात होगी थोड़ी सी कि एटम का वर्ड कहां से जनरेट हो रहा है। अब उससे थोड़ा आगे की बात करेंगे जी। इन 17th सेंचुरी डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान जो है वो तरक्की करता है, साइंटिस्ट जो है उनका नॉलेज बेहतर होता रहता है। तो इसी तरह जब 17वीं सदी की हम बात करते हैं तो इस वक्त तक इतनी मॉडर्निटी आ गई थी कि अब हम क्वांटिटेटिवली स्टडी कर सकते थे किसी भी कंपाउंड की या सब्सटेंस की कंपोजिशन का। ये कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन का वर्ड आप देखें तो बन रहा है कंपोज से।
कंपोज का मतलब कि कोई डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, कोई डिफरेंट पार्ट्स हैं किसी भी चीज के जिनसे वो मिल के कंपोज हो रही है, उसको स्टडी करेंगे। तो अब आप देखिए यहां पर मैंने लाइन लिखी है, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस डिस्क्लोज्ड, यानी कि हमें सब्सटेंसेस की जो क्वांटिटेटिव स्टडी थी वो डिस्क्लोज हो गई, वो ओपन हो गई, उसके अंदर अब हमें क्या पता चल रहा है। हमने यहां तक पता कर लिया कि अगर कोई कंपाउंड है तो वो कंपाउंड किन एलिमेंट्स से मिलके बना है, इस चीज को स्टडी करने में, क्वांटिटेटिवली स्टडी करने में हम कामयाब हो गए। और फिर हम इस बात को भी स्टडी करना सीख गए कि अगर कोई कंपाउंड है तो वो टूट के कौन से एलिमेंट्स गिव करता है। यानी कि ये जो 17वीं सदी है इसमें हम इस काबिल हो गए थे कि अगर कोई कंपाउंड मौजूद है तो हम ये स्टडी कर पा रहे थे कि ये कंपाउंड किन एलिमेंट्स से मिलके बना है और उनकी इसमें कितनी कितनी मिकदार है। ये जो मिकदार का लफ्ज मैं बोल रहा हूं ना, इसको कहेंगे क्वांटिटेटिव स्टडी, क्योंकि क्वांटिटेटिव का वर्ड निकलता है क्वांटिटी से, अमाउंट से, परसेंटेज से, रेशियो से, सैचुरेशन, अनसैचुरेशन, ये सारे सिनोनिम है हमारे पास क्वांटिटेटिव स्टडी के। तो फिर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हम इस बात तक पहुंच गए कि कोई कंपाउंड है तो वो किन एलिमेंट्स से मिलकर बना और उनकी मिकदार कितनी है। एक ये बात, या दूसरी बात कि हम कौन कौन से एलिमेंट्स को मिला के एक कंपाउंड बनाएं और उसके अंदर इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होंगी, इस सारी चीज को क्वांटिटेटिव स्टडी कहेंगे, जो 17वीं सदी तक हम यहां पर पहुंच गए। उसके बाद मैं एक स्टेप मजीद आगे की बात करूंगा, डाल्टन्स वर्क। साइंटिस्ट का नाम है स्टूडेंट्स, ही वाज बेसिकली एन इंग्लिश स्कूल टीचर, लेकिन इनका कंप्लीट नेम है जॉन डाल्टन और इनकी हम पढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात करूंगा कि 1808 में डाल्टन का जो वर्क है, फर्स्टली ही वॉज इंग्लिश स्कूल टीचर। यहां पर इंग्लिश स्कूल टीचर का मतलब ये नहीं है कि वो कोई उस्ताद था और अंग्रेजी पढ़ाता था, बल्कि यहां पर इंग्लिश स्कूल टीचर का मतलब ये है कि वो किसी अंग्रेज स्कूल का टीचर। तो इंग्लिश स्कूल टीचर, ही स्टडी टू लॉज, ही गेव टू लॉज। वो दो लॉज कौन से हैं, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक है आपके पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सिर्फ एक ही एग्जांपल से मैं ये दोनों लॉज को डिस्क्राइब करके अपनी बात खत्म करूंगा। स्टूडेंट्स, बड़ा ही कॉमन रिएक्शन लिखने लगा हूं। आपने पढ़ा हुआ है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं वाटर। अगर मैं इक्वेशन को बैलेंस कर दूं तो 2 मोल हाइड्रोजन के जब 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ये 2 मोल वाटर बनाते हैं। अब इसमें आके आप देखें, पहले मैं बात कर लेता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन देखें, लॉ का मतलब क्या है। पहले तो लॉ कोई बनता कैसे है, लॉ बनने के पीछे कुछ स्टेप्स है जिसकी वजह से लॉ कैन नेवर बी चेंज्ड। हम लॉ को चेंज नहीं करते। हाँ, जो चेंज होने वाली चीज होती है वो थ्योरी होती है, लेकिन एक दफा कोई लॉ बन गया तो अब आपको उस लॉ को मानना है और उसी के हिसाब से बाकी सारा काम करना है। क्योंकि जब कोई लॉ बनता है ना तो सबसे पहले जिस भी चीज पे लॉ बन रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन की जाती है। ऑब्जर्व करके फिर उसके अंदर जो है मजीद हम प्रिडिक्शन करते हैं, उस पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर उससे आप एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, देन अल्टीमेटली कंक्लूजन निकलता है जिस पे लॉ बनता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, इसलिए जब लॉ बन जाता है तो उसको आप रॉन्ग कंसीडर नहीं कर सकते। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टूडेंट, इसमें वर्ड जो आ रहा है ना आपके पास हुआ है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, ऐसी चीज जिसने चेंज नहीं होना। और अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तो यहां पर बात हो रही है मास की। मास कंजर्व रहेगा बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, वेरी शॉर्ट एग्जांपल, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब है मेरे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है, एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मींस वी हैव 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देखिए, ये जब 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो ये वाटर कितने ग्राम बना रही है, इट इज ऑफ 36 ग्राम्स। तो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड पे 4 प्लस 32 36 बनता है, और जो प्रोडक्ट बना वो भी हमारे पास 36 ग्राम ही बना। इसका मतलब जितने ग्राम रिएक्टेंट था उतने ही ग्राम प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन मास रहा कंजर्व। तो केमिकल रिएक्शन के हवाले से ये मेरे पास एक सिंपल सी एग्जांपल थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। लीजिए आखिरी बात, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
प्रोपोर्शन कहते हैं अमाउंट को, क्वांटिटी को, रेशियो को अगेन। और वो डेफिनेट का मतलब, डेफिनेट का लफ्ज वहां पर लगता है जब कोई ऐसी स्मॉल अमाउंट हो जो कि मेजरेबल हो, मेजर कर सकते हो। तो इसमें क्या कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब कि भाई जो आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, कोई भी रिएक्शन होगा तो उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हवाले से होगा जैसा उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम यहां पर देखते हैं, इफ वी हैव 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, दे आर फॉर्मिंग 2 मोल्स ऑफ वाटर। दीज आर डेफिनेट प्रोपोर्शंस के ऑक्सीजन के मुकाबले में हाइड्रोजन के डबल मोल्स चाहिए हैं, फिर रिएक्शन होगा। अगर ऑक्सीजन 1 की बजाय आधा मोल होगा तो फिर हाइड्रोजन भी 2 की बजाय 1 मोल चाहिए होगा। यानी कि दोनों तरह पढ़ लें, ऑक्सीजन की निस्बत हाइड्रोजन के दुगने मोल चाहिए या हाइड्रोजन की निस्बत ऑक्सीजन के आधे मोल चाहिए, तो फिर जितने मोल हाइड्रोजन के होंगे उतने मोल वाटर के बनेंगे। अगर इसका 2 मोल है तो ये भी 2 बनेगा, इसका 1 मोल है तो ये भी 1। दीज आर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। सो स्टूडेंट्स, ये जस्ट बिल्कुल स्टार्टिंग थी हमारे पास। आपको उम्मीद मैं करता हूं कि आपको इसमें सारी बातें समझ आ गई होंगी, लेकिन अगर कोई बात समझ में नहीं आई, यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।